अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आपकी मॉर्निंग खुशगवार करने के लिए एक बार फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। तो जी नाज़रीन, आज मेरा कोई टॉपिक नहीं है क्योंकि जो आजकल करंट टॉपिक चल रहा है, जिस तरह अशूबे चशम एक मर्ज़ आया हुआ है, उसने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है। आज हमने उस पर बात करने के लिए एक स्पेशलिस्ट को अपने शो में दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर राशिद कमर राव साहब, जो प्रिंसिपल नेशनल मेडिकल कॉलेज के भी हैं और सरबरा अमराज चशम के भी हैं। हम इन पे बात करेंगे, इनकी तदाबीर एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी जानेंगे और इसके जो एक मामला हमने सुनने में आया था इंजेक्शन का, उसके हवाले से भी इन पे बात करेंगे। जो डॉक्टरों के पास मरीज जाने से घबरा रहे हैं उनके हवाले से बताएंगे कि लोगों के जहनों में जो मिसकंसेप्शन आ गया उसको ये कैसे क्लियर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। सबसे पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में जानेंगे कि आपने जो अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा बताएं, अपनी स्टडी के बारे में बताएं। थैंक यू वेरी मच प्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं बेसिकली बहावलपुर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन 1996 में किंग एडवर्ड से की थी। ठीक है। उसके बाद अपनी फेलोशिप्स के लिए मैं लाहौर भी रहा, कराची में रहा, कुछ अर्सा बाहर गुजारा। फिर मैंने दोबारा बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल ज्वाइन किया 2001 में। ठीक है। एंड सर्व फॉर 14 ईयर्स इन बहावलपुर। और 2015 में जब मैं प्रोफेसर बना तो फिर आई हैव टू कम टू मुल्तान। फिर मुल्तान आ गया। फिर मैं 1 साल प्रिंसिपल साहिवाल मेडिकल कॉलेज भी रहा और आजकल मैं आई डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ और निश्तर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल भी हूँ। ठीक हो गया। ये मेरी तो सर, ये आपका अपना शौक था डॉक्टर बनना या फैमिली में मम्मा पापा कहते थे जी मेरा बच्चा है इसको डॉक्टर ही बनाना है? नहीं, जिस ज़माने में हम डॉक्टर बने थे उस वक्त तो ये शौक़ हमारा भी नहीं था, ना वालिदैन का था, ये असातिज़ा का शौक़ था। मेरा ख्याल है तब तक ये मजाक में भी इंसान डॉक्टर बन हाँ, जाता था। अब जो है बिल्कुल ऐसी था। मेरिट बहुत असातिज़ा ने हाई कहा हो था गया। कि आप के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है तो आपको डॉक्टर बनना चाहिए। ठीक है। हम वो दौड़ में लग गए। तो फिर बाद में तो चला कि ये एक अच्छा फैसला था जो उन्होंने किया था हमारे लिए। ठीक हो गया। लेकिन सर, अगर आज हम देख रहे हैं जो फौज हो गई है या डॉक्टर हो गए, इसका ना हमारे यूथ में क्रेज़ है, लेकिन हमारा जो मेरिट है वो बहुत हाई हो गया, बच्चे नहीं पढ़ सकते। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये जो एक क्रेज़ है ये हमारा सोशल एक विजडम है बेसिकली, और कुछ नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि हमारे माशरे के अंदर एक डॉक्टर जो है वो काफ़ी हद तक रिस्पेक्टेड है। बिल्कुल ऐसे ही। और उस रिस्पेक्ट को देखते हुए हर वालिद हर वालदा चाहती है बेटा डॉक्टर बन जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो पिछले 4-5 साल में ट्रेंड है दैट इज़ गोइंग डाउन नाउ। क्योंकि मैं बता दूं कि इस वक्त एक डॉक्टर की असामी के लिए तकरीबन कोई 200 उम्मीदवार हैं। इतने डॉक्टर बेरोजगार बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉक्टर पैदा हो रहे हैं, स्लॉट्स उतनी है नहीं है और हमारा बहुत ज़्यादा डॉक्टर बाहर जा रहा है। और जो हमारे यूजली मैं देखता हूँ जो बीइंग प्रिंसिपल जो बच्चे नंबर लेते हैं और ज्वाइन करते हैं सरकारी मेडिकल कॉलेजेस को, वो यूजली एक एवरेज घर के होते हैं। और ज़ाहिर है वो पेरेंट्स इस तरह देख रहे होते हैं कि जो बच्चा डॉक्टर बनेगा फिर वो घर को एलिवेट करेगा। लेकिन हमारा बच्चा डॉक्टर बनने के बाद फ़ौरन ही बेरोज़गार हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। और वो फैमिली को लगता है कि ये बर्डन है। और जो हमारे अमीर लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो अपने बच्चे डॉक्टर बनाते हैं, वो भी फील करते हैं कि अब इनको डॉक्टर बनाने फ़ायदा नहीं है क्योंकि डॉक्टर के स्लॉट्स कम हैं। हाँ, बिल्कुल तो ओवरऑल ट्रेंड कम हो रहा है। ट्रेंड कम हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि अच्छा भी है क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर जो स्कोप बन रहा है वो IT का बन रहा है और लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जा रहे हैं। उस तरफ लोग ट्रेंड बन रहा है तो बनना चाहिए। नो डाउट डॉक्टर रिक्वायर्ड हैं, लेकिन उस रिक्वायरमेंट के साथ साथ बाकी शोबे भी रिक्वायर्ड हैं। अब मैं फील करता हूँ कि प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज कि जो चीज़ मेरे यहाँ डेफिशिएंट है वो IT सपोर्ट डेफिशिएंट है। ठीक है। क्योंकि हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है। जी, अगर मेरे पास IT का इक्विपमेंट हो, IT के पर्सनल हो बहुत अच्छे, तो आई कैन मैनेज मोर इफेक्टिवली द हॉस्पिटल एज कम्पेयर टू कि मैं मैनुअली कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे। तो मेरा ख्याल है कि IT का जो एक दूसरा है एरिया वो भी कंसिडर होना चाहिए। सर, जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर्स जो है यहाँ से मूव कर रहे हैं बाहर, तो उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो डॉक्टर बनता है उसको जॉब नहीं मिल रही आगे। अच्छा, ठीक है। जब जॉब नहीं मिलती तो फिर वो ज़ाहिर है वो उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल जाता है। और वो थोड़ा सा ना उसको लगता है कि वो उसका लेवल नहीं है, स्टेटस नहीं है। ठीक है। और आप उधर चले जाएं तो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और UK के अंदर वहाँ पे स्लॉट्स भी हैं और वहाँ पे उसकी जो अर्निंग है वो भी काफ़ी बेहतर होती है और दूसरा एक उसकी जो ट्रेनिंग है वो भी काफ़ी बेहतर होती है। ठीक हो गया। और इसलिए लोग कोशिश कर रहे हैं आजकल कि वो प्लैब करके UK चले जाएं
USMLE करके अमेरिका चले जाएं या फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, और ये ड्रेन जा रहे सिर्फ जा रहे सारा हो रहा है। ठीक हो गया सर। अब हम आ जाते हैं करंट टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखने वालों को बताएं कि अशुभ चश्म बेसिकली है क्या? अच्छा जी, अशुभ चश्म जो है ये एक आँख के वायरस का अफेक्ट है आँख के ऊपर। ठीक है। और जब हम किसी आँख को देखते हैं तो अब यू कैन सी वाइट एरिया को फिर झिल्ले से कंजक्टिवा कहते हैं। ये इस वायरस इसको अफेक्ट करता है। ठीक है। और इसको रेड कर देता है और ये सूज जाती है। ठीक है। अच्छा, ये वायरस अफेक्ट करता है तो आँख में काफ़ी पेन शुरू हो जाता है और आँख लाइट को टॉलरेट नहीं करती। ठीक है। ये वायरस का पता चला वायरस स्टार्ट हो गया है। और अगर आप इसको प्रॉपरली मैनेज कर लें डॉक्टर के साथ मिलके, ठीक है, तो ये यूजुअली डजंट डैमेज योर आई बॉल एंड डजंट डैमेज योर विजन। ये आपकी ना नज़र ख़राब करता है ना ख़राब करता है। हाँ, अगर आप अपने टोटके इस्तेमाल करेंगे या बगैर वजह से दवाई इस्तेमाल, मेरे पास बहुत से रोज़ाना दवाइयाँ आती हैं व्हाट्सएप पे, सारी दवाई इस्तेमाल कर लें। मैं कहता हूँ नहीं, गो टू सम डॉक्टर एंड उसका कंसल्ट करें उसको। ठीक हो गया। फिर ये अगर ये वायरस इसके पास कैपेसिटी है कि कॉर्निया को ख़राब कर दे, अच्छा, अगर जो पर्दा शफाफ नज़र नहीं आता हमें, ठीक है, अगर वो इफेक्ट होता है फिर विजन कम होती है। बट दैट हैपन्स ओनली दोज पेशेंट्स जो कि ख्याल नहीं करते, टोटके इस्तेमाल करते हैं या डॉक्टर से मिलते हैं। अदरवाइज़ ये बड़ा ही वायरस है खुद ही ख़त्म हो जाता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक हो गया सर। इसके सिम्टम्स क्या हैं, हमें कैसे पता लगेगा जी हम ये वायरस जो है हम पे इफेक्ट कर रहा है? आँख का लाल होना, आप है। बैठे हुए आपको लगता है कि आँख लाल हो रही है और थोड़ा इरिटेट हो गई है। अच्छा। आपको रोशनी चुभती है, इवन आपको लैपटॉप की और मोबाइल फ़ोन की रोशनी चुभना शुरू हो जाती है। ठीक है। और आँख अगर आप थोड़ा सा और डिले करेंगे तो आँख सूज जाती है, लिड सूज जाती है। लिड सूज जाती है, थोड़ी नीचे आ जाती है तो लगता है आँख छोटी हो गई है, काफ़ी पेनफुल हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये वो सिम्टम होते हैं और यूजुअली ये एक आँख में स्टार्ट होता है, अगर थोड़ा सा डिले करेंगे दूसरी आँख में चला जाता है। ठीक हो गया, क्योंकि शिफ्ट हो जाए दूसरी आँख के अंदर। ठीक हो गया सर। अब जिस तरह का करंट सिचुएशन चल रही है, हमें लगता है कि अगर हमारी आंख में कुछ चला भी गया ना, हमें लग रहा है हमें शायद वो ही इफेक्ट कर रहा है और फटाफट उठ के जो हम अपने टोटके शुरू कर देते हैं। अच्छा सर, इससे होने से पहले की एहतियाती तदाबीर क्या है? देखें, अगर वायरस आपके एटमॉस्फेयर में है, दैट कैन अफेक्ट यू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं पता कब अफेक्ट कर देगा वो। ठीक है। तो उससे बच नहीं सकते आप, जाहिर है। जब एपिडेमिक होता है तो दैट इज़ पार्ट ऑफ एवरी एटमॉस्फेयर। बिल्कुल। अब हमने जो बचना वो ये है कि अगर हमें कोई पेशेंट मिलता है ऐसा जिसको वायरस है, वो हमें उससे दूर रहना चाहिए। और पेशेंट को भी ये चाहिए, अगर उसको वायरस का अटैक हो गया हुआ है तो वो फिर आज वो जिम्मेदार ना बने, आज वो पंक्चुअल ना हो कि मैंने स्कूल जाना ही है, मैंने हॉस्पिटल जाना ही है, मैंने आज काम पे जाना ही है। ही शुड गेट हिमसेल्फ आइसोलेटेड। उसका कपड़ा, तकिया, चादर, रुमाल अलग होने चाहिए। ठीक है। उसका कॉस्मेटिक्स अलग होने चाहिए, उसका साबुन अलग होना चाहिए, उसको कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ नहीं करने चाहिए। और एक जो और बात है जो हम बड़ी मशहूर हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ उसको डिनाई किया जाए, कि छींटे नहीं मारने चाहिए। छींटे मारते लोग जी। और जब छींटे मारते हैं तो वो पानी सारा वायरस में सारा बेसन पे चला जाता है। वहाँ वायरस बैठ जाता जाके, तो आप जाएंगे वहाँ छींटे मारेंगे, कोई एक कतरा वहाँ रिफ्लेक्ट होकर आँख में आएगा, तो दैट इज अगेन अ शिफ्टिंग मॉड्यूल। तो उसको बर्फ की टकोर करनी चाहिए। बर्फ का क्यूब निकाले फ्रिज से, टिश्यू लपेटे, आराम से टकोर, ठंड पहुँचाए, उससे थोड़ी सी डीकंजेस्टेंट होती है, आँख की रेडनेस कम होती है, कंफर्टेबल। और जैसे ये सुनने में आता है कि जी ग्लासेस लगाएं, उसके बड़े इफेक्ट हैं। अगर जो इफेक्टेड आइज है वो भी ग्लासेस लगाएं, जो नहीं है वो अवॉइड होने के लिए, उसे बचने के लिए, सेफ होने के लिए लगाएं। क्या ये ठीक था? पहला एरिया ठीक है। ठीक है। आपको मोबाइल फोन, टीवी स्क्रीन, इवन बाहर की लाइट अफेक्ट कर रही है, इनटॉलरेंट हो रहे हैं, यू कैन यूज ग्लासेस। ठीक है। लेकिन आप ये कहें कि ऐनक लगाने से मैं बच सकता हूँ, दैट इज नॉट गुड। अल्लाह करे बच जाए, लेकिन ये कोई रेमेडी नहीं है। क्योंकि वो फैलता ऐसे है कि आपको वायरस है और आप मुसलसल पानी साफ कर रहे हैं, एंड यू हैव द वायरस इन योर हैंड। आप मेरे पास आते हैं, मैं आपसे शेक हैंड करता हूँ, आपने शिफ्ट कर दिया, मैंने फिर यहाँ खारिज कर डाली, तो शिफ्ट हो गया। तो ऐसे शिफ्ट होता है। ये जो होता है ना कि आप ऐनक लगा के बाहर जाए बच जाएंगे, नो डाउट ऐनक लगानी चाहिए। ठीक है। आप हीट से बचें, डस्ट से बचें, ठीक है, तो वायरस से बच जाएंगे, डायरेक्ट वायरस इंटर। लेकिन यह है कि आप ये सारे लोग पूरी दुनिया में ऐनक लगा फिरना शुरू कर दें कि वायरस से बचना, दैट्स नॉट गुड। ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन अब आपकी लाइफ के बारे में, कि आपने डॉक्टर आप बने तो आपने आइज का ही एक शोबा क्यों इख्तियार किया? ओके, ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन। क्योंकि मैं अपने जब फाइनल में था किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में, तो मेरे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जिलुद्दौला, प्रोफेसर ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। हमें पढ़ाने आए तो उन्होंने मुझे मैस्मराइज कर दिया। अच्छा। कि मैंने कहा ऐसा होना चाहिए, अगर बंदे ने कोई करना काम तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा पढ़ाना चाहिए। तो ही वॉज माई आइडियल। उनको देख के ही मैं ऑप्थेल्मोलॉजी मैंने चूज़ की, फाइनल मेडिसिन कर लिया था। और फिर मज़े की बात यह है कि जब मैंने मेरा फाइनल के MBBS का हो गया, तो मैंने 1 साल हाउस जॉब भी उन्हीं के साथ, उन्हीं के वार्ड में की।
तो दैट वाज माय आइडियल। अभी भी माशाल्लाह हयात रोल है, मॉडल बन गए वो मेरे आपके। रोल मॉडल थे। ठीक है। और अभी भी आप उनसे मिलेंगे, उनको बुला लें यहाँ पे, ठीक है। आप भी कहेंगे मैं ही कर लूँ। सच ए ह्यूज पर्सनैलिटी, इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी बिल्कुल, माशाल्लाह, बिल्कुल। मतलब ज़िंदगी से अभी मौजूद है माशाल्लाह। सर आपकी फैमिली में और भी डॉक्टर्स हैं? अच्छा जी, ये बताऊं कि ये भी बड़ा अच्छी बात की आपने। मेरे बड़े भाई थे, वो उस ज़माने में लाहौर में यूईटी थी, वहाँ पढ़ते थे और मैं किंग एडवर्ड में पढ़ता था। तो उसका और मेरा फ़र्क ये था कि लाहौर से जितने दिनों के लिए वो लाहौर जाता था उतने दिन मैं बहावलपुर जाता था। ठीक है। यानी तो लोग जब मुझे देखते थे कि मैं साल में 3 दफ़ा से वापस आता हूँ घर और वो 3 दिन के लिए लाहौर जाता है, हाँ। तो उसके बाद फैमिली में तमाम ने, भाइयों ने, कज़न फैसला कर लिया कि डॉक्टर नहीं बनना। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं बना। ठीक है। ठीक है, लेकिन मेरा अपना बेटा जो है, अच्छा। जो बड़ा बेटा मेरा, ही ठीक है। इज निश्तर मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। वो डॉक्टर बन रहा है। उससे छोटे वाले के पैशन, उनको मैं नहीं कहता डॉक्टर बने, हाँ। लेकिन दे आर मेकिंग माई रोल मॉडल, वो डॉक्टर ठीक है। बन रहे हैं। लेकिन मेरी फैमिली में भाई कज़न कोई डॉक्टर नहीं बना। आपको देखने के देख बाद के जी किसमें बहुत स्ट्रगल बहुत बहुत है पढ़ना वो ठीक हो गया। अच्छा सर, उस वक्त जो एजुकेशन थी, जो स्टडी थी, वो इजी थी आज की स्टडी से? मेरा ख्याल है कि चीज़ें तो वही थी, ठीक है। लेकिन बाय एंड लार्ज जो इतना जो कंपटीशन था ना, वो इतना कम था। कम था। बहुत था, यानी आपका कंपटीशन पॉइंट्स में चला गया। ठीक है। बहुत इतना कंपटीशन नहीं था। लेकिन अब तो इतना ज़्यादा कंपटीशन पॉइंट्स में है और चीज़ें ऑब्जेक्टिव टाइप में चली गई हैं, बिल्कुल। तो उससे यू हैव टू लर्न एवरीथिंग, यू ग्रैब करना पड़ता हर चीज़। हम तो उस जमाने में थे, एसेज होते थे, हमें मोटा सा कॉन्सेप्ट होता लिख देते थे, अच्छी खुशखत कर लिख देना है, बड़ा लिख देना है, तो नंबर आ जाते थे। अब तो यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी, ग्रैब करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि मैं जब देखता हूँ बच्चों को जब एफएससी कर रहे होते हैं, मेरा बेटा उससे गुजरा अभी, और फिर बस एमकेट एग्जाम देना, दैट इज सो ह्यूज फॉर देम। बहुत डिफिकल्ट है सर, अब तो बहुत मुश्किल है। जो लोग निकलते हैं वाकई रियली दे आर हार्ड वर्क। बिल्कुल। और जो इसको सीरियस पैशन एक बना लेते हैं ना, हमने बनना है, और बहुत से बन भी जाते हैं, लेकिन जिनकी किस्मत साथ नहीं देती वो फिर इस स्टेज पे चले जाते हैं कि अब कुछ भी नहीं करना। अगर हम ये नहीं कर सके, हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकेंगे, वो बिल्कुल अपनी होप जो है वो लूज कर देते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जिनको मैं कहता हूँ बेटा लाइफ इज नॉट एंड नाउ। इसके अलावा बहुत से प्रोफेशंस हैं, और मेरा ख्याल ये है कि अगर आप उन प्रोफेशन को चूज करेंगे, मैसेज दे रहा हूँ बच्चों को, तो 10 साल के बाद देखेंगे आप कहेंगे शुक्र मैं डॉक्टर नहीं। हाँ डॉक्टर बिल्कुल ऐसे ही है सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि जिसको ये एक बार इफेक्ट हो जाएगा इन्फेक्शन, उसको ये दोबारा भी हो सकता है? ओके, अच्छा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका गेम, क्योंकि ये ना हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है। आज मैं क्लास में बता रहा था कि 96 में मैंने हाउस जॉब की, जो दौला साहब के साथ। ठीक है। उस समय एपिडेमिक आया था ये, मुझे याद है, मैं हाउस जॉब करा तो बहुत एपिडेमिक था लाहौर के अंदर। ठीक है। अब मैं 23 में देख रहा हूँ, लेकिन ना मुझे उस वक्त हुआ ना अब हुआ, बिकॉज आई गेट एक्सपोज टू द वायरस। और वो जब वायरस आता है, अगर वो लो क्वांटिटी में हो तो आप इम्यून हो जाते हैं। तो हमारे मेजॉरिटी आई स्पेशलिस्ट हम देखेंगे, मैं सर्वे करूंगा वैसे इसके बारे में, कि उनको वायरस नहीं होता, क्योंकि देख देख के इम्यूनिटी उनकी डेवलप हो जाती है। तो वंस यू गेट इन्फेक्शन, यू गेट इम्यूनिटी, वो परसिस्ट करती है फिर सालों साल तक, फिर दोबारा होने के चांस कम। बिल्कुल, ये आप लोगों को होता है, लेकिन हमें तो एक मिथ्स बनी हुई है ना कि आप किसी की आंख में भी देखेंगे आपको वायरस हो जाएगा, उसकी आंखों में ना देखो उसको हुआ हुआ, उसको टच, तो एक दूर की बात है कि आप देखो भी ना आपको हो जाएगा। अच्छा सर, इससे कितना खतरा है भिनाई जाने का? अच्छा, ये बात बड़ी क्लियर बताना चाह रहा हूँ, मैंने कल अपने फेसबुक पे भी लिखा था ये, कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है। ये ना आंख की साख्त को डैमेज करता है, ना आंख की बिनाई को डैमेज करता है। अगर आप प्रॉपरली आपको वायरस हो जाए, और आपकी बात ठीक है कि आज के दिनों में रेड आई अगर आपकी हो गई है, आंख लाल, तो उसको आप वायरस ही समझे अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। ठीक है। और गेट टू योर डॉक्टर, उसकी दवाई इस्तेमाल करें, ठीक है, प्रॉपरली आइसोलेट करें। और मेरा ख्याल अगर आप आइसोलेट करेंगे, मैंने कल भी लिखा है कि 3 से 4 दिन में आप ठीक हो जाते हैं, प्रॉपर दवाई इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दैट्स डन। और मेरा ख्याल है कि जिन लोगों को अब तक मैं देख रहा हूँ, मेरे बहुत पेशेंट देखे हैं, एक भी शख्स ऐसा नहीं है अब तक जो ठीक नहीं हुआ 3 से 4 दिन में, या जिसकी बिनाई खराब हुई हो। तो इसमें एहतियात कितनी ज़रूरी थी? जो ठीक हुए उनकी एहतियात इसमें कितना मैटर करती है? इसकी एहतियात में मेरे नज़दीक एक ही है, जो अफेक्ट हो गया कि डॉक्टर से मिलता रहे और दवाई इस्तेमाल करे। ठीक है। और एहतियात वो फैलाने में करे। ठीक है। वो तो ठीक हो जाएगा अगर कंसल्ट कर लिए। लेकिन अगर वो आइसोलेट नहीं करेगा, लोगों से मिलेगा, नमाज पढ़ने चला जाएगा, स्कूल चला जाएगा, कॉलेज चला जाएगा, आपके प्रॉब्लम करने आ जाएगा, तो फिर आपको इफेक्ट करेगा। बिल्कुल, मैं तो उसको आइसोलेट करना चाहिए। आइसोलेट करना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। अच्छा, लोगों को अवेयरनेस, मेडिसिन तो आप देते ही हैं, अवेयरनेस देनी भी सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे देसी टोटके हैं ना, वो हमें इन्फेक्शन कम होता है अगर हम वो यूज़ कर लेते हैं, वो काफ़ी हद तक डैमेज करके हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हमने उनको आप अवेयरनेस देने में कितने कामयाब हुए?
हाँ, ये जो अवेयरनेस है ना, ये कैंपेन मैंने काफ़ी स्टार्ट की हुई है। ठीक है। ये सिर्फ वायरस के लिए नहीं है, लेकिन हर एक बंदे के लिए है कि जितने भी टोटके हैं उनमें आप सबसे इम्पोर्टेंट अर्के गुलाब आ जाता है, अर्के गुलाब, शहद आ जाता ठीक है, है। इवन आबे जमजम आ जाता है, ठीक है। सुरमा आ जाता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल इफेक्टिव नहीं आँख के लिए, इसलिए इनका कोई काम नहीं आँख में डालने का। ठीक है। क्योंकि ये जिस तरीके से बनती हैं, अभी आप मुझसे क्वेश्चन करेंगी उस इंजेक्शन का भी जिसका आजकल चर्चा है, हाँ बिल्कुल। वो ये जितनी चीज़ें यूज़ करेंगी ये स्टरलाइज्ड नहीं है। ठीक है। अगर आप अर्के गुलाब बनते देख लें तो ऐसा लगता है कि वो आप दोबारा ऐसे जैसे मिठाई बनती देख लें, मिठाई नहीं खाते आप। तो ये सारी ऐसे बनती है, स्टरलाइज नहीं है, इसलिए आंख में डालना बेहद खतरनाक तो ये पाकिस्तान की तो एक कौमी जिसे कह रहे हैं ना मेडिसिन है कि आंख में कुछ भी हुआ है तो अर्के गुलाब फ्रिज खोलो, उन्होंने हमने ये नहीं देखना वो कब की उसकी सील खुली हुई है या नहीं खुली हुई, नहीं, हमने बस आंखों के अंदर डालने वाली नहीं, अर्के गुलाब की सील की छोड़ दें, अर्के गुलाब स्टरलाइज होता ही नहीं है, ओके, बंद हो जाता है। Okay. और दूसरी बात यह है कि एक वर्ड इसे कहते हैं फ्लशिंग इफेक्ट, ठीक है। कि आप आंख में आप पानी के छींटे मार लें, अर्के गुलाब डाल लें, सुरमा डालने से आंख इरिटेट होती, पानी आता है। अगर छोटा मोटा एलर्जन या कचरा चला गया वो निकल जाता है, समझे वॉश हो गया। ठीक है। लेकिन वो तो बात ठीक है, फ्लशिंग कर देता है, लेकिन ये है कि दैट्स नॉट गुड फॉर द आई। इसलिए अगर कोई लोग सुन रहे हैं, इन चीज़ों को बैन कर दें और बाकी लोगों को भी बताएंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब हम उसी इंजेक्शन की बात कर लेते हैं कि जिसको लगाने से ये बिनाई चली गई थी, इसका ये क्या मामला था सर? अच्छा, बात ये है कि कल भी मेरे पास पेशेंट आया, ठीक है। तो उसकी जब मेरे पास आया था तो उसकी विजन तक 50% लूज कर गया था। उसको शुगर थी, शुगर की वजह से उसका पर्दा फूल गया था, और मैंने उसको 3 इंजेक्शन लगाए। मैं बात उसका डेट बैक टू 2020 या 21 की डेट थी, ठीक है। और वो अब तक माशाल्लाह 6/6 विजन से चल रहा है। ओके। तो उसने मुझसे क्वेश्चन किया, डॉक्टर साहब आपने टीका यही लगाया था? मैंने कहा बिल्कुल यही लगाया था। यही लगाया था। तो कहते फिर अब क्या हुआ है? मैंने कहा बात यह है कि ये टीका इसी के लिए बना है। अच्छा, सही है। वेस्टर्न आंख के इस शुगर के मरीजों के लिए ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। और दुनिया में इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसके ऊपर बहुत सी स्टडीज़ हैं। ठीक है। एक स्टडी उन्होंने, अच्छा इसका जो मुतबादल है वो बहुत महंगा है, 50,000 में है, 90,000 में है। ठीक है। लोग अमेरिका में इसको कंपेयर करने की स्टडी की, उसे कैट ट्रायल कहते हैं। वहाँ साबित किया गया कि ये उतना ही एफिकेसी है, उतना ही अच्छा है जितना कि महंगा टीका है। ठीक है। लेकिन अभी तक FDA ने इसको प्रूव नहीं, ऑफ लेबल कहलाता है। ठीक है। क्योंकि जो कंपनी महंगा टीका बनाती है वही ये बनाती है। हाँ बिल्कुल। तो वो छोटा टीका बनाना नहीं चाहती। तो मसला वेस्टर्न का नहीं है, वेस्टर्न इज गुड। 25 साल से इस्तेमाल हो रहा है, 2004 से इस्तेमाल शुरू, 20 साल से इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। और हज़ारों मरीज मेरे पास हैं जिनका आंख ठीक हुई है। ठीक है। अब मसला ये हुआ कि इस टीके को हमें डिस्पेंस करना पड़ता है। अच्छा। इसमें से वायल में से टीके, जिस तरह आप टीका लगाते हैं तो बंदा वायल से सिरिंज भरता है, हाँ, फिर लगाता है हाँ, आपको, इस तरह इसमें से सिरिंजें भरनी पड़ती हैं। ठीक है। क्योंकि ये टीका जो होता है ना, एक अगर सिरिंज लें 1 cc की, उसका 20वां हिस्सा टीका लगता है, 0.05 ml, 1 मिलीलीटर का 20वां हिस्सा इंजेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। जब सिरिंज से निकालते हैं तो कहीं ना कहीं 2 प्रॉब्लम मुझे नजर आते हैं। ठीक है। अभी मेरे ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के स्टेक होल्डर्स ने वो वायल जो थी, जो आई हुई थी, बाहर से आती हैं, वो रॉश कंपनी की हैं, वो वायल भेजें लेबॉर्ट्री के अंदर। ठीक है। अगर वो वायल साफ निकल आती हैं कि इनमें कोई पैथोजन नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, तो फिर प्रॉब्ली जिसने भरे हैं टीके वो वहाँ पे उसने स्टेरिलाइजेशन को ब्रीच किया है, और वो एरिया ख़तरनाक हुआ है। ठीक है। और उसमें से मेरे पास एक यहाँ से क्या नाम है, झंग से 3 पेशेंट आए थे निश्तर में। ठीक है। उनमें से एक आंख अगला पर्दा जो बिल्कुल ही वो फट गया था, इतना थिन हुआ, इन्फेक्शन फट गया, उसकी वजह आंख सारा साफ करना पड़ा। मैंने सैंपल भेजे तो एक जरासीम उसका नाम है सूडोमोनास, अच्छा, वो निकला उसमें वो जो एक बैक्टीरिया था, इतना खतरनाक बैक्टीरिया कि वो 24 आवर्स के अंदर पूरी आंख को अंदर से पीप डालकर पतला कर ख़त्म कर देता है। ओके। तो ये वहाँ पे ब्रीच हुआ है। अब जब ये पता चल जाएगा स्टेक होल्डर्स को कि ब्रीच कहाँ हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि हमारी एक सीनियर लोगों की टीम बनी हुई है, सीएम साहब ने बनाई हुई टीम एक, ठीक है, वो कुछ सिफारिशा देगी, तो इसको अंडर रेगुलेशन लाना पड़ेगा हमें कि कौन ये टीका बनाएगा, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है। लगाने का अमल में तो डॉक्टर जिम्मेदार है। बिल्कुल। अगर मैं ही बैठ के यहाँ लगाना शुरू कर दूं, अगर मैं प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करता हूँ थिएटर के अंदर, तो अगर टीका प्रॉपर्ली आ जाएगा उसको मसला नहीं, तो होता भी नहीं, मसला हुआ भी कभी नहीं है, 20 साल से लगा रहे, लेकिन ये ब्रीच हुआ है। लेकिन मैं इसके साथ एक और बात बताना चाहता हूँ, मेरे ख्याल अगर आप लोग सुने, हमारे मिनिस्टर्स हैं और सीएम साहब हैं, कि ऑप्थेल्मोलॉजी जो आई सर्जरी है, इसके अंदर हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जो सील्ड होती हैं। ठीक है। उसमें जेल्स भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, डाइस भी हैं, इवन आपने सुना होगा हम लेंस डालते हैं आंख के अंदर, वो लेंस भी सील्ड आता है। ठीक है। अब हमें नहीं पता कि जिसने सील किया है उसने पीछे स्टरलाइज किया कि नहीं किया। देखें, आप लेंस यहीं बना लें, खोल के डाल के बंद कर दें, मुझे पता स्टरलाइज स्टैंप लगी हुई है, लेकिन वो भी रेगुलेटेड नहीं है। जिस तरह ये वेस्टर्न रेगुलेटेड नहीं था, जिस डॉक्टर ने लगाया है उसके पास सील्ड आया, वो उसने सील खोली है, लगा दिया, उसको क्या पता कि इसके जरासीम डाल के भेजा गया।
सिमिलरली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ इतनी सारी बाकी चीज़ें हुई हैं तो इन चीज़ों को भी रेगुलेट किया जाए, क्योंकि आज वेस्टर्न से इन्फेक्शन हुई है, ऐसे ही है, कल को एक लेंस डालने से इन्फेक्शन हो सकती है, कल से जेल डालने से इन्फेक्शन हो सकती है। और जब इन्फेक्शन होती है तो पेशेंट ही समझता है कि डॉक्टर ने गलती की है, और डॉक्टर ये कहता है कि मेरा ऑपरेशन बिल्कुल ठीक था। अब एक बंदा 20 साल से सर्व कर रहा है, 15 साल सर्व कर रहा है, अब वो कैसे अचानक ही फॉल्टी हो गया कि उसने गलत इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन वो इंजेक्शन गलत था, कल को एक लेंस भी गलत हो सकता है। मैं डाल दूं, अच्छी सर्जरी हो, उस लेंस में बैक्टीरिया मौजूद हो, पस हो जाएगी, पेशेंट के डॉक्टर ने खराब किया, हालांकि मेरा कसूर नहीं है दोस्तों। मैं कहता मुझे जो सील चीज मिली है मैं डाल दी है, क्या वो सील चीज हमारे रेगुलेटेड है? ठीक है, आंसर इज नो। इन पे भी देखना पड़ेगा। ठीक हो गया सर। अच्छा, जो लोग अब डॉक्टर्स के पास आने से डर रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोगों को कि अपने जो है तजर्बे ना करें, ये जो चीज़ है, ये जैसे आपने एक अच्छे तरीके से इसको बयान कर दिया है, इसके बाद डॉक्टरों पे बिलीव करें? हाँ जी, ये तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी भी ये जो टीका हमारा है ये गरीबों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू डोंट यूज दिस वेस्टर्न, तो मेरा ख्याल है कि मेरे पास अगर मैं 100 वेस्टर्न लगाता, 100 पेशेंट आते हैं डायबिटीज़ के मेरे पास, उसमें से मुल्तान के अंदर 90 पेशेंट वो हैं जो अफोर्ड नहीं करते महंगे टीके को। ऐसे ही है। तो कल भी मेरे पास पेशेंट आया तो मैंने कहा जी वेस्टर्न आपको लगाना है, लेकिन वेस्टर्न फिलहाल बैंड है, वेट फॉर द डे। ठीक हो गया, ठीक है। अब उसको पेटिजरा या आइलिया नहीं लगा सकते हम लोग, ही इज नॉट अफोर्डिंग। और किसी को 3 टीके लगाने पड़ जाए, किसी को 5 लगाने पड़ते हैं, तो 1 लाख का टीका 5 महीनों 5 लाख तो गरीब आदमी सोच नहीं सकता। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं रेगुलेट करके अवेस्टन लगाना पड़ेगा। ये बताना चाहता हूँ मैं आवाम को कि अवेस्टन जो ड्रग है दैट इज गुड फॉर दी आई। आपको एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके आंख के अंदर खून आ गया हुआ है, आपकी नालियाँ फट गई हैं, आपकी शुगर की वजह से पर्दा फूल गया है, वेस्टर्न ही लगाना पड़ेगा आपको। वेस्टर्न 3 लोगों में हम नहीं लगाते। जिस बंदे के अंदर दिल का मसला हो उसमें वेस्टर्न लगाते, जिसके अंदर हिस्ट्री उसकी हो कि उसको फालज हुआ हुआ है, या जिसका क्रिटिनिन लेवल हाई हो, तो उसको नहीं लगाना। बाकी हर बंदे वेस्टर्न लगाना है। जो ही हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको सेटल करती है और कोई इसको रेगुलेशन बनाती है, तो वेस्टर्न से आपने नहीं डरना। और जिनको कभी पुराने जमाने में वेस्टर्न लगा हुआ है वो तो बिल्कुल ना डरें। हाँ, वो बिल्कुल ना डरें। और एक और बात बता दूं आपको कि एक शख्स मेरे पास आता है और उसको आंख में ब्लीडिंग हो गई है और आंख उसकी डैमेज होगी ब्लीडिंग की वजह से। ठीक है। अब अगर मैं उसको इंजेक्शन नहीं लगाता तो ब्लीडिंग भरती चली जाएगी, काम खराब हो जाएगा। मैं उसको इंजेक्शन लगाता हूँ, उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है और ब्लीडिंग ऐसा खत्म हो जाती है, लेकिन आंख डैमेज हो गई है। मैंने ब्लीडिंग रोक ली उसकी, लेकिन आंख उसकी डैमेज हो गई है। अब वो सोच रहा बैठा कि जब मुझे टीका लगा था उस टीके की वजह से आंख मेरी खराब हुई थी। नहीं, वो टीका ठीक लगा था। उस टीके ने वो उस आंख में नजर ना होना वेस्टर्न के बाद वो और चीज है। वेस्टर्न के बाद इन्फेक्शन होके पी भर जाना ये एक नई चीज है जो आज हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। ये बड़ा क्लियर होना चाहिए लोगों को। वेस्टर्न इज अ वेरी गुड इंजेक्शन। इसलिए जो ही ये हमारी गवर्नमेंट पंजाब इसको करेगी, हम इसको लगाना शुरू करेंगे। आपने डरना बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज ये मेरा ये है कि जी मैं आई सर्जन हूँ और मैं आंखों का कस्टोडियन हूँ, और मेरी हमेशा ख्वाहिश रही है कि लोग अपनी आंखों का ख्याल करें। मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं, बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि मैंने 25 साल से आंखें चेक नहीं कराई। बहुत से बच्चे आते हैं जिनको आंखें भंगी होती है, वो ये कहते हैं जी किसी डॉक्टर ने कहा था बड़ा होकर ठीक हो जाएगा, तो मैंने आंखें चेक नहीं कराई, वो आंख ख़राब हो जाती है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर आप मेरी बात मानेंगे, ये सोचते हुए कि मैं प्रोफेसर भी बन गया हूँ अब और 25-30 साल से आंखें देख रहा हूँ, कि आपको हर साल एक दफ़ा आंख चेक करानी चाहिए। अगर डॉक्टर आपको कुछ भी ना कहे, अगर आप कुछ होता है तो डॉक्टर आप खुद बताता है कि 3 महीने में चेक करें, 4 महीने में चेक कराएं। लेकिन आपको डॉक्टर कुछ भी ना कहे, 1 साल में 1 मरतबा जरूर अपनी आंखों के लिए टाइम निकाला करें और जाके चेक करवाएं। ठीक हो गया जी सर, आपसे मजीद बातें करेंगे, लेकिन अब टाइम हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें।
तो वेलकम बैक नाजरीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। जैसे कि ब्रेक से पहले हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे, वो हमें अशुभ चश्म के हवाले से आगाही दे रहे थे और जिस तरह लोगों के जहनों में मिसकंसेप्शन आई हुई थी कि इंजेक्शन की वजह से, उन्होंने वो भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया। अब एक और अहम मसला पोलियो, जो कि जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जाता, अब हम इस पर बात करेंगे, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदील भुट्टा साहब और उनके साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम दिया हमें। सबसे पहले तो लोगों को ये बताएं कि पोलियो है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। आपके फोरम पे हमें मौका मिला कि नेशनल कॉज है, एक एमरजेंसी है, उस पर एक बात करने का आपके प्लेटफॉर्म से एक मौका मिला। ठीक है। और सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि पोलियो जो है उसके लिहाज से एक स्पेशल हमारी कैंपेन चल रही है, जो सबसे पहले एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज मैं आपके प्लेटफॉर्म पे देना चाहूँगा कि हमारा एक पोलियो वीक चल रहा है 2 से लेकर 6 अक्टूबर तक। तो उसमें ये है कि पैदाइश से लेकर 5 साल तक इस उम्र के हर बच्चे को 2 ड्रॉप्स अपने पोलियो के ज़रूर पिलवाने हैं। ये मेरी बेसिकली अपील है, जो हमारी ऑडियंस है उन फैमिली से अपील है। आपके चैनल के थ्रू मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि बाकायदा आप इनका हमारी पोलियो टीम्स का साथ दें बिल्कुल। और ये जो कैंपेन है इसके ऊपर बड़ी एफर्ट होती है। बिल्कुल ऐसे ही ये हमारी जो इसको, क्योंकि लोगों ने बड़ा मिथ बनाया हुआ है कि इसकी बड़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इनफर्टिलिटी की तरफ पेशेंट चला जाता है लॉन्ग टर्म अगर यूज़ करें। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ये क्लियर भी करना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर बहुत एफर्ट होती है। अब ये जो वैक्सीन आती है ये हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बेसिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक कोल्ड चेन के अंदर प्रॉपर मेंटेन करके पाकिस्तान लाई जाती है। पाकिस्तान से फिर बाकायदा कोल्ड चेन मेंटेन करके हम सारे डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो एक स्पेशल टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर के अंदर ये मॉनिटर की जाती है वैक्सीन। जैसे डिस्पैच होती है, रिसीव होती है, बाकायदा इस पर हम उस पर मॉनिटर करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो कोई भी इसमें एम्बिग्यूटी नहीं होती है कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट या कुछ इस तरह का कोई भी रोल नहीं है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इन हेल्थ प्रोफेशनल टीम्स का साथ दें। ये 2 से लेकर 6 अक्टूबर तक ये टीम आपके घरों में आएंगी, तो आप इनको लाजमी कोऑपरेट करें, क्योंकि बच्चे किसको प्यारे नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे तो बच्चों की सेहत होगी, हेल्थ होगी, तो इन्हीं में से ही फ्यूचर में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर। और लोगों को सर ये समझना भी चाहिए, उनको ये अवेयरनेस क्यों नहीं आ रही है कि अगर हमारा हेडिक होगा इसका भी इलाज है, अगर हमें कोई और प्रॉब्लम होगी इसका भी इलाज है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये पोलियो का वायरस हो जाता है इसका कोई इलाज नहीं है। इसका देखिए ना, सिंपल है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हम इसको प्रिवेंट करें। प्रिवेंटेबल डिजीज है ये, कम्युनिकेबल डिजीज है, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये देखें, हम प्रिवेंशन की तरफ नहीं आते, हम उसकी जो ट्रीटमेंट है उसकी तरफ, जो कि इतना कॉस्टली है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। उसका एक तो खुदा ना खास्ता अगर किसी को पोलियो हो जाता है, एक तो वो हैंडीकैप हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगी। बिल्कुल। और वो एक सोशल, एक एम्बैरसिंग है, एक ट्रॉमा है, एक फैमिली थ्रू आउट वो उसका कैरियर का, हम उस तरफ नहीं आ रहे। हम जो उसके जो प्रिवेंशन है उसकी तरफ नहीं आ रहे, हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ भागे हैं। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ आप जाएंगे, ट्रीटमेंट की तरफ, गो फॉर ट्रीटमेंट। कोई भी प्रिवेंशन की बात नहीं करता। प्रिवेंशन सिंपल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कि आप अपने सैनिटेशन का ख्याल रखें, आपके दरवाजे पे है, आपके डोर स्टेप पे आपको आपके दरवाजे पे आपको मिल रहा है, आपको जाना भी नहीं पड़ता। सिंपल प्रॉपर हाइजीन अपनी उसको बेहतर कर लें, ओरल हाइजीन आप उसको बेहतर करें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें, और जितना हो सकता है कि हैंड वॉशिंग के साथ आप जो पब्लिक एरियाज हैं उसको थोड़ा अवॉइड करें। तो अब जिस तरह देखें ना, कोविड आया था, कोविड अपनी पीक पे आया, उसमें हम सबको एक वो हो गया था कि जी कोविड है जी, हमने बाहर नहीं निकलना, मास्क पहनने, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। तो पोलियो भी वायरस ही है, कोविड भी वायरस था, ये भी एक वायरस है। तो बेसिकली ट्रीटमेंट तो वही है कि आपने इसको प्रिवेंट करना है। प्रिवेंशन के लिए यही तरीक़ाकार है कि आप उसको साथ, हम WHO की तरफ से हमारी सपोर्ट आती है, ये बाकायदा एक प्रॉपर एक चेन से आ गया है, और इतनी कॉस्टली और पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट और डोर स्टेप पे आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके पीछे बहुत स्ट्रगल और टीम वर्क है, और हेल्थ फैसिलिटीज़ का सारी मेहनत है। जो वॉलंटियर हमारे साथ होते हैं, बिल्कुल ऐसे उनकी देख लें एज 18+ में वो होते हैं, और उनकी मतलब कि वो धूप है, बारिश है, इवन के रिवाइन एरियाज में रिवर क्रॉस करना पड़ता है उनको, वो लेकिन वो डोर स्टेप पे हम वो प्रोवाइड करते हैं। तो लेकिन पेरेंट्स जहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं कि वो पेरेंट्स थोड़ा सा वो करते हैं कि हमने ड्रॉप्स नहीं पिलवाने, ये मसले हैं, तो एटलीस्ट मैं आपके इस चैनल के थ्रू मैं ये कैन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप बच्चों को ये पोलियो के ड्रॉप्स पिलवाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए।
सर आप लोगों को बताएं जी, कब से आप ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, पढ़ाई बच्चों को पढ़ा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर स्टूडियोज़। सबसे पहली बात तो ये जो पोलियो की हो रही है, अफसोसनाक सूरत हाल है कि दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ही ऐसे ममालिक हैं जहाँ तक अभी तक पोलियो को इरेडिकेट नहीं किया जा सका। अब इनकी वजूहत पे हमें गौर भी करना है। वो हेल्थ के लोग भी हैं, एजुकेशन के लोग भी हैं, सबको ये कि ऐसा क्यों है कि अभी तक पाकिस्तान से पोलियो को इरेडिकेट क्यों नहीं किया जा सका। तो साफ ज़ाहिर है वो लोगों में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं और उसमें टीचर्स रोल प्ले करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन मज़हब के हवाले से भी कुछ बातें आती हैं। अगर आप बांग्लादेश में देखें, उन्होंने जो पॉपुलेशन है कंट्रोल की, वो कैसे की है, उन्होंने अपने उलमा कराम को साथ मिलाया है। पाकिस्तान में अभी तक ये काम नहीं किया गया। हमें ये मानना पड़ेगा कि उलमा कराम के पास बहुत बड़ी ताकत है और उनकी ताकत जो है वो लोग ही होते हैं। वो लोगों के साथ बहुत बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमें इन लोगों की खिदमत हासिल करनी चाहिए कि वो लोगों को जाके उनके जो मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर करें। अभी आप यहाँ देखते हैं कितने पोलियो वर्कर्स को मारा गया। तो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप कहते हैं ना उलमाए कराम को लेके चलें, और मैंने वो मेरे देखने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उलमाए कराम जो फैमिली जो बहुत मजहबी है ना, वही इन ड्रॉप्स को अवॉइड करवाते हैं कि आप नहीं पीने ऐसे। तो फिर हम उनको कैसे अपने साथ मिला सकते हैं कि भाई आप हमारे साथ कैंपिंग में चलें? आलिम और मौलवी में फ़र्क करें। आलिम जो है ना रोशन ख्याल, जी बेटा रोशन ख्याल लोग हैं, आप उन्हीं को लेके जाएंगे ना। अब वो जो मतलब एंटी पोलियो कैंपेन के होते हैं उनको तो नहीं लेके जाएंगे। अभी देखें कि फैमिली प्लानिंग की भी बहुत सी मुखालफत जो है ये लोग करते हैं, लेकिन बांग्लादेश ने क्या किया, साफ ज़ाहिर वो उन लोगों को लेके गए, उन उलमा कराम को लेके गए जिन्होंने जाके लोगों को एजुकेट किया। तो रोशन ख्याल होते हैं, उनको दुनिया का पता होता है। आप बात कर रहे हैं राइट, ठीक है ना। आप इस्लाम को भी देखें, जहाँ तक उसको समझने का ताल्लुक है, हमने क्या किया, दीन और दुनिया को अलग कर दिया। इस्लाम में तो बिल्कुल ये बात है ही नहीं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम, यानी इस दुनिया की भलाई पहले मांगी गई है और आखिरत की बाद में मांगी गई है। तो वो उलमा कराम आप लें राइट, ठीक है ना, जो जाके लोगों को एजुकेट करें। बाकी जहाँ तक आपने पूछा कि मैं कब से पढ़ा रहा हूँ बेटा राइट, ठीक है ना, तो आई स्टार्टेड माई टीचिंग करियर वे बैक इन 88 जो है। तो इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 35 ईयर्स। ठीक है, तो आपने किस किस्म के उतार चढ़ाव देखे हैं स्टडी में? जैसे अब हम तो देखते हैं कि पढ़ाई में बहुत फ़र्क है कि आप नर्सरी प्रेप क्लास में टेंसेस हैं, जी जी, डिसेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स, ये सब कुछ है। तो इतना क्यों चेंज हो गया? वही पढ़ाई हमें अब किस जनरेशन को क्यों नहीं मिल रही? तो पहली बात तो है कि राइट, मेरे दोस्त नाराज़ भी मुझसे होंगे राइट, ठीक है ना। तो अब टीचर्स जो हैं उनके पास डिलीवर करने के लिए, सॉरी टू से राइट, ठीक है ना, वो कुछ नहीं है। आप मुझसे 5000 रुपये मांगे, मेरी जेब में 5000 रुपया नहीं हो तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ राइट, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन में जो डाउनफॉल आया है उसमें राइट, टीचर्स जो हैं उनका मेन रोल है। पहले और आज के टीचर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ना वो डेडिकेशन है और ना ही वो लेवल ऑफ नॉलेज है। तो अब जहाँ तक मैंने पढ़ाया है राइट, उसमें देखें कि हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मैं कैसे कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ? अगर मेरे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो मैं दूंगा ना राइट, ठीक है ना। अभी आपने बात की टेंसेस की, अब बच्चों को पढ़ाना जो है, आप फर्स्ट अपना नर्सरी के क्लास 1-2 को कैसे आप टेंसेस पढ़ा सकते? वो तो नहीं पढ़ा सकते। आप सिंपल सा वे, आप छोटे से बच्चों को लें और उससे पूछें कि बेटा आपने लास्ट संडे कैसे गुजारा था, वो आपको बताएगा, पूरी कहानी सुनाएगा, पूरा दिन बताएगा। आप बताएं बेटा ये पास्ट टेंस है, ये पास्ट है, गुजरा हुआ ज़माना जो है। उसे पूछें कि आप अपना दिन कैसे गुजारते हैं, आपकी ममा जो बाबा वो अपना दिन कैसे गुजारते हैं, उसको बताएं ये प्रेजेंट टेंस है। और फिर आप बताते हैं कि राइट, ठीक है ना बेटा ये संडे आ रहा है, ये आपकी बर्थडे आ रही है, हाउ विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, वो आपको बताएगा। तो राइट, आप फिर बताएंगे ये फ्यूचर है। वो हमने जिस तरह पढ़ाया बच्चों को, ता है, ती है, रहा है, रही है राइट, ठीक है ना। तो इस टॉरिबल जो है, हॉरिबल जो है राइट, टॉरिबल हॉरिबल है राइट, ठीक है ना। तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है राइट, ठीक है ना। इसी तरह आप एक्टिव और पैसिव की बात कर लें, और बच्चों को इतना मुश्किल तरीके से पढ़ाया जाता है, बिल्कुल ही। अब बच्चों को, छोटा बच्चा जो, उसको तो आपको नहीं बताना ना सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आदिल साहब, ये जो पोलियो वैक्सीनेशन है, इसका अफजाइश नस्ल पे भी कोई असरात मुरतब होते हैं? क्योंकि लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा है जो जिनको अवेयरनेस नहीं है, वो यही इसी पॉइंट को पॉइंट आउट करते हैं कि जी हमने ये नहीं पिलाना, बच्चों को नहीं पिलाना। अब इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करें। नहीं, मैंने जैसे पहले भी इस बात पे क्लियर किया है
कि इसका एक फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या एशरेंसिस से कोई भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई इस तरह का, इवन कि अब देखें ना, हम इरेडिकेशन में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, बिल्कुल ऐसे ही। बाकी कंट्रीज़ में पोलियो था, ठीक है, इरेडिकेट हो गया, बिल्कुल। पोलियो उन्होंने पोलियो टीम का साथ दिया, ठीक है, इरेडिकेट हो गया। ठीक है। अब वो जो नस्ल, वो जो जनरेशन है, उसमें अब Free तक हो। कोई इनफर्टिलिटी के केस, अब जारी बात वो ठीक यंग हो है, गया, कोई इनफर्टिलिटी केस आज तक किसी कंट्री से रिगार्डिंग पोलियो कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अदर देन मल्टीपल कॉजेज हैं इनफर्टिलिटी के, लेकिन पोलियो की वजह से कोई भी इनफर्टिलिटी, ये एक मिथ है, उसको हमें इसलिए उलमा कराम की भी हमें जरूरत पड़ेगी। और इवन के बाकायदा कल लाहौर से लॉन्च भी हुआ है एक लेटर, बाकायदा उन्होंने मजहबी औकाफ से उन्होंने एक लेटर बाकायदा जारी किया है। उसके अंदर उन्होंने बाकायदा वहाँ के बड़े उलमा कराम से सारे उनके फतवा हैं और उनके चारों उनके मेन जो है उनके लीडर्स उनके साइन है कि आप इनका टीम का साथ दें, इसमें कोई भी इस तरह का इनफर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इस तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। तो अच्छा सर, आप क्या देखते हैं लोगों की मेंटालिटी क्या है, लोग इसको क्यों ड्रॉप्स को अवॉइड करते हैं? मेंटालिटी उनकी, जाहिर बात है आप माशाल्लाह इस फील्ड में हैं, लोग आके वापस आपको क्या बताते हैं, क्या मेंटालिटी, क्या सोच रखते हैं वो? हम देखिए ना, हम इस टाइम हम अगर हम मुल्तान की बात करें कि मुल्तान बॉर्डर पे जिस तरह आज हमारे मुजफ्फरगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट अदर खानेवाल हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पर बाकी ट्रैवलिंग जो है बहुत ज़्यादा है इस हमारे करीब के एरिया की, ठीक है, और इस वजह से हमें, क्योंकि मुल्तान में हमारे 2 सैंपल भी पॉजिटिव आए 2021 में, वाटर सैम्पलिंग हम करते हैं जो कि हर मंथ का पहला मंडे और एवरी मतलब सेकंड मंडे, थर्ड मंडे, ये एक हमारी वाटर सैम्पलिंग होती है रिगार्डिंग पोलियो वायरस, कि वो पोलियो वायरस हमारे इसमें ड्रेनेज सैंपल्स में अवेलेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो हमारी लास्ट जो पॉजिटिव है 2021 में आया था पॉजिटिव फरवरी में। तो उसके बाद हमारी रिपीटेशन हुई थी पोलियो कैंपेन्स की, मतलब 1-2 महीने बाद होगी, फिर 4 महीने के बाद होगी, फिर मतलब साल में 3-4 कैंपेन्स आनी पड़ गई। वो एक लाहौर में सैंपल पॉजिटिव आ गए, क्योंकि वो ट्रैवलिंग हमारी ज़्यादा है, तो वो हम सैंपल पॉजिटिव आ गए, तो हमारी कैंपेन्स कुछ शॉर्ट टाइम के गैप से ना हमारी ज़्यादा होने लगी। तो वो एक तो जाहिर बात है डोर टू डोर जाना, और वो हर किसी का अपना स्लीप का टाइम है, बच्चों का है, कोई बच्चे स्कूल होते हैं, वो स्कूल से वापस आते हैं, वो ट्यूशन, वो नानी के घर चले गए, और ये सारा कुछ फॉलो करना, वो हमारी टीम के पास वो सारे घर का रिकॉर्ड होता है, तो हम तो उसको फॉलो करते हैं। और वो हम जब तक वो बच्चा हमें वैक्सीनेट नहीं होता, तो हम तो वो डोर टू डोर हम बिल्कुल ऐसे वो तब तक बजाते रहेंगे, अगर वो सोया हुआ है तो वो उठाते नहीं है लोग के जी सोया पड़ा है, वो सोया नहीं है, वो बेचारी दोबारा आती है लेडीज के, अब बच्चा उठ गया है। तो मैं कहती हूँ लोगों की मेंटालिटी यहाँ तक है कि अगर एक सोया हुआ है उसकी जिंदगी के लिए आए हैं, कि आप उसको उठा के या उनको अंदर बुला ले, लेडीज होती हैं, आप उनको बोलें कि यहाँ पे बच्चों को ड्रॉप सारा फीमेल स्टाफ है हमारा, इसमें कोई मेल सुपरवाइजर में मेल्स हैं, बाकी सारा जो डोर टू डोर है वो फीमेल स्टाफ है, इसीलिए हमने फीमेल स्टाफ रखे हैं, वो आराम से घर जाएं, आराम से पोलियो ड्रॉप्स पिलवाएं। एक तो ये हर्डल है, उलमा कराम का फतवा था वो कल आ गया, ठीक है, एक वो बैरियर थोड़ा सा वो हमें सपोर्ट मिली है, और बाकी अब कुछ पेरेंट्स में है, कुछ आगे इतनी अवेयरनेस हो गई है कि वो जो है ना ड्रॉप्स पिलवाते हैं। और इवन के अब जो अब्रॉड ट्रैवल करते हैं लोग, अब तो ये एक रूल बना दिया है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो बहुत ज़रूरी है, पोलियो सर्टिफिकेट जब तक नहीं होगा वो ट्रैवल नहीं। अच्छा, तो सर ये है, हो सकता है कि हमारे यहाँ पे वो भी बनने लग जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जब तक वो वैक्सीनेशन नहीं होती तो हम उनको वो सर्टिफिकेट नहीं देते। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बाय बर्थ भी मुंतकिल होता है? ये बेसिकली वायरस है, ये वायरस किसी भी टाइम न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो ये किसी भी टाइम ट्रांसफ़र हो सकता है। ये इसका कोई वो नहीं है, बेसिकली इसकी ट्रांसमिशन है ओरोफिकल रूट से, ठीक है, स्लाइवरी सिक्रीशंस हैं, उसके थ्रू ये बेसिकली हमारे गट में जाता है, गट से फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है, एलिमेंट्री ट्रैक से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, फिर वो जहाँ पर फीसिस वगैरह बच्चे सारे सैंपल इकट्ठे होते हैं तो वो वहाँ से फिर चांसेस होते हैं सेपरेट के, वो दोबारा एक साइकिल चलता है, वो फिर दोबारा से यूँ कंटेमिनेटेड होता फिर वो हमारी हाइजीन प्रॉपर नहीं होती, हमारी सफाई और सुथराई का हमारा ख्याल नहीं करते हम, तो वही प्रिवेंशन की तरफ हम नहीं आते। हम इससे आराम से बच सकते हैं अगर हम इसको सिर्फ अपने, क्योंकि एक मैं आपको कुरान पाक की वो भी आयत देता हूँ कि सफाई निस्फ ईमान है, ठीक है, हमारा ईमान का आधा जो है 50% वो हमारी सफाई है, बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम उसकी तरफ आ जाएं, बीइंग अ मुस्लिम, हम उसको फॉलो करें तो हमें ये वायरस और इस चीज़ों के जो आजकल पोलियो के साथ ये हमारे आइज़ के इन्फेक्शन हो रहे हैं, आजकल वायरस हो रहा है, तो अगर हम इस तरफ आएँ, अगर 5 वक्त की नमाज भी पढ़ें, वुज़ू करें और सफाई का ख्याल करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई इस तरह का बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने पहले ही बता दी थी, वो अब हम जब तस्लीम नहीं कर रहे, वो अल्लाह ताला मुझे लगता है ऐसे इन चीज़ों की सूरत में जो है ना प्रूफ करवा रहे हैं कि ये मैं बहुत पहले कह चुका हूँ, तुम इसको अभी तक तस्लीम नहीं कर रहे। सर, आप जैसे स्कूल बंद किए गए थे शुबह चश्म की वजह से,
तो आपके समय तो इलाही अमल ठीक था, इसे कंट्रोल हुआ है काफ़ी? नहीं बेटा, उसमें देखेंगे कि तालीम का खर्च कितना होता है। आप 1 या 2, 3, 4 बच्चों की वजह से राइट करते हैं। पहली बात तो ये है कि आशोब चश्म जो है ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे पैनिक हुआ जाए। अगर इसका इलाज ना भी किया जाए तो 7 to 14 डेज में वो क्योर हो जाता है। लेकिन वो तकलीफ का नहीं, पीरियड तो आप एक देखिए होता है ना। स्प्रेड जो होता है तो आप उन बच्चों को आइसोलेट करें ना, मतलब 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, आप मतलब स्कूल्स को बंद कर देते हैं तो दिस इज़ नॉट अ वे, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। जो पहले हमारे साथ डॉक्टर साहब तालीम का मौजूद हर्ज थे कितना तो वो होता है कह रहे बेटा? थे कि जब बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि जब इंसान को इन्फेक्शन हो जाता है तब वो बहुत पैशनेट हो जाता है कि मैंने आज स्कूल जाना है, मैंने आज ऑफिस जाना है। ऐसे ही भी रियलिटी में भी ऐसा होता है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता राइट। ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है राइट, ठीक है ना, कि वो अपने बच्चे को राइट, ठीक है ना, राइट, फोर्स देम टू स्टे एट होम जो है। 5-10 बच्चे होते हैं ना राइट, आप उनको अलग रखें बजाय ये कि आप स्कूल्स को, तालीमी इदारों को बंद कर दें। ठीक है, तो इससे तालीम का बहुत ज़्यादा हर्ज होता है वो। लेकिन जो अगर हम स्कूल्स बंद नहीं करते, बच्चे आते रहते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो जो तकलीफ का पेन है वो आपको पता है सबसे ज़्यादा अगर चीज़ कोई भी इन्फेक्शन फैलता है ना वो गैदरिंग की जगह से फैलता है। और जब बच्चे एक डेस्क पे अगर 2 बच्चे भी हैं या चेयर्स हमारी इतनी क्लोज हैं, स्ट्रेंथ इतनी होती है, तो वो तो बहुत जल्दी जो है, अब एक दिन अगर मेरी बेटी स्कूल गई है तो वो एक दिन के अंदर अंदर उस इन्फेक्शन वो इतना फैला है कि जहाँ पे बच्चों को बिठाया हुआ था जो इन्फेक्टेड थे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अगले दिन फिर वो ये 3 छुट्टियों का ऐलान आ गया कि भाई जी आपकी 3 छुट्टियां। तो ये अगर वो माँ बाप को तो नहीं पता वो स्कूल जाके बच्चा इन्फेक्ट हो रहा है। नहीं बेटा, वो जो इन्फेक्टेड हैं उन बच्चों को राइट माँ बाप को चाहिए कि वो स्कूल ना भेजें। उसके बाद स्कूल की मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों को चेक करें जब वो एंटर होते हैं स्कूल में, सबको देखें और जो ऐसे बच्चे हैं उनको अलग कर दें, उनको वापस घर भेज दें। बेटा ये कोई सोल्यूशन नहीं है बेटा, ठीक है ना, कि आप सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दें। ठीक है, आप बाज़ारों में क्या करेंगे, शॉप्स पे क्या करेंगे, मार्केट्स में क्या करेंगे? यानी सबसे ज़्यादा जो है ना वो बच्चे केयर नहीं करते हाइजीन की। नहीं बेटा, करते हैं बच्चे, तो नहीं करेंगे, पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स स्कूल आएंगे बच्चों के? नहीं बेटा, घर जब होते हैं तो घर, जो बच्चे इन्फेक्टेड हैं उनका तो पता है ना उनको। ठीक हो गया। अच्छा सर, आपसे पूछेंगे इसके असरात क्या हैं पोलियो के? मैं थोड़ा सा ना प्रोफेसर साहब थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा इस बात पे कि बेसिकली अब बच्चे हैं उनको तो बेसिकली नहीं पता प्रॉपर हाइजीन का। आजकल जितना भी हम अवेयरनेस दे रहे हैं, हैंड वॉशिंग, स्कूल में भी ट्रेनिंग्स होती हैं, तो अब देख रहे हैं चांसेस ऑफ स्प्रेड 50% इंक्रीज हो गया है। ठीक है। और वो जो इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, उसका ये फौरन आइज रेड नहीं होती, उसके पहले कुछ और सिम्टम साइंस आते हैं। हेडेक होगा, हल्का सा फीवर होगा, फटीग होगा, वो अभी इसी उसमें होंगे कि इसको बच्चे को क्या हुआ है, तो वो साथ वाला जो बच्चा है उसके इंक्यूबेशन पीरियड में वो आया तो वो स्प्रेड हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे ही। उसके बाद उसको 4 to 5 डेज बाद इचिंग, पेन, रेडनेस और ये रहेगी और ये आगे 14 डेज तक रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि आइसोलेशन प्रिवेंशन वाली बात आ गई कि अगर हम उसको आइसोलेट कर रहे हैं तो हम अदर बच्चों को प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब वो ऐसे ही है ना कि अब वो बच्चा स्कूल घर से तो बिल्कुल ठीक आया है, लेकिन उसको जब इन्फेक्शन वो पीछे से चल तो रहा है उसके साथ सारा कुछ, लेकिन वो जो इन्फेक्ट उसने आके स्कूल में किया वो वही जो ट्रांसफर वो 3 बच्चों में और कर गया, उन 3 बच्चों ने और 3 बच्चों को इन्फेक्ट किया। जो साथ वाले बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी वैसे डाउन है और उनको अदर आई इन्फेक्शन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है, कोई भी इस तरह का कफ फ्लू चल रहा है, तो वो तो मोर प्रोन होंगे कि इनको तो रिस्क पे ज्यादा होंगे कि ये उस बच्चे से वो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इसी तरह ही ये फैलता है वायरस एक से दूसरे को। तो बेहतर है कि स्कूल में ट्रेनिंग्स हो, अगर हम क्लोज नहीं कर सकते तो डिस्टेंस करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग की बच्चों को हम वो इस तरह की तरबियत दें ताकि हम इनको स्प्रेड से हम इसको बचा सकें। बिल्कुल ठीक है सर। वो मेरा क्वेश्चन पोलियो के असरात क्या हैं? जी, पोलियो के लिहाज से अगर हम पोलियो के जिस तरह कैंपेन्स में चल रही हैं, अगर हम उसको प्रॉपर इम्यूनाइज वैक्सीनेट बच्चों को नहीं करते तो एंड रिजल्ट तो बड़े ड्रास्टिक है। आप ये देख लें कि इन्हीं बच्चों ने आगे फ्यूचर में हमें सर्व करना है, किसी ने आर्मी ऑफिसर बनना है, और जब इन बच्चों की इम्यूनिटी नहीं होगी उन डिजीज़ के खिलाफ, जो 12 डिजीज़ हमारे EPI के स्केड्यूल के अंदर हैं, जो हम इन बच्चों को 12 डिजीज़ से जो मौलिक बीमारी हैं उनसे हम बचा रहे हैं, तो अगर हम ये, मेरा ख्याल है कि अगर हम उनसे ये नहीं कर पाएंगे बच्चों की उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी और उनकी जो सेहत है उनके खिलाफ। अच्छा अदील साहब, ये कहाँ असरअंदाज होता है बच्चे के? ये पोलियो वायरस है बेसिकली, ये हमारे ओरल फीकर रूट से इसने एंट्री हो जाती है वायरस की, ये हमारे एलिमेंट्री ट्रैक से हम एक्सक्रीट हो जाता है और ये बेसिकली 2 रूट से बेसिकली ये इन्वॉल्व करता है। इसका एंड रिजल्ट टारगेट होता है CNS में, हमारे ब्रेन के अंदर इन्वॉल्व करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इन्वॉल्व होता है और जिसकी वजह से
फ़ौरन अचानक से जो है ना पैरालिसिस हो जाती है, हमारा लोअर लिम्ब किसी भी मसल्स की वीकनेस हो जाती है, एसिमेट्रिकल वीकनेस इसमें हो जाती है, और वो बच्चा फिर सारी उम्र के लिए वो उसको फालिज का शिकार सर कितना अर्सा पहले सिम्टम्स इसके नज़र आते हैं या नहीं आते, ये अचानक से अटैक करता है? इसके सिम्टम्स वही वायरल सिम्टम्स होते हैं बेसिकली। वो वही बात है कि वो मदर वगैरह को डायग्नोस कर नहीं पाते आसपास। वही वायरल इन्फेक्शन में बच्चों को फीवर होगा, फटीक होगी, हेडेक होगा, डिजीनेस, आइज पेन, इन सिम्टम के साथ बेसिकली ये प्रेजेंट करता है। सर इससे और जो इससे मुतासिर, जो इस बच्चा इससे मुतासिर हो जाता है, उसकी ज़िंदगी कितनी मुतासिर होती है? उसकी ज़िंदगी हमने सर्वे भी किया था इस लिहाज से, बाकायदा लाहौर में भी हम गए इस के लिहाज से। वो बच्चा जो है ना वो सारी उम्र के लिए एक हैंडीकैप है। अब उसको सारी उम्र फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। अब वो अपने साथ स्कूल गोइंग बच्चों को देखता है कि वो जो है ना जिस तरह वो भाग दौड़ के वो सारी वो एक्टिविटीज़ अपनी कर रहे हैं, और वो जब अपने उसको देखता है तो वो एक बड़ा एक हमारे लिए अलमिया होता है कि एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, इतनी कॉस्टली, फ्री ऑफ कॉस्ट, डोर स्टेप पे अवेलेबल है, हम उसका बेनिफिट नहीं ले रहे और हम उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो बस इस लिहाज से मैं अच्छा सर, हुकूमत ने कोई ऐसा स्टेप लिया है कि जो ये माँ बाप बच्चों को ड्रॉप्स नहीं पिला रहे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे हर कैंपेन में कोई ना कोई रिफ्यूज़ल होते हैं। ठीक है। कोई एलिट्स फैमिलीज़ के भी होते हैं, और बेसिकली HRMP पॉपुलेशन पख्तून फैमिलीज़ होती हैं, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग मेथ होता है, वो नहीं पिलवाते। तो उसके लिहाज से हमारी कोशिश होती है कि पहले वो जब वो रिफ्यूज़ करते हैं, हमारे लोअर स्टाफ को, वैक्सीनेटर्स वगैरह, और जो हमारा फील्ड स्टाफ है उसको रिफ्यूज़ करते हैं, तो कोशिश होती है कोई डॉक्टर मुझसे कोई जाए, DHOPS रिस्पॉन्सिबल लेते हैं, हमारे CO हैं वो जाते हैं अंदर, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। अगर वो उस लेवल तक भी, उस चेन को भी वो अगर नहीं करते तो फिर हम डायरेक्ट DC लेवल पे जाते हैं। तो DC लेवल से टीम्स बनी हुई हैं, तश्कील दी हुई हैं, वो आते हैं उनके घर, तो वो बाकायदा उनको हम कवर कराते हैं। ठीक हो गया। दिल साहब, अगर हम मुल्तान की बात करें तो फिगर आउट करें तो ये आप देखते हैं कितना सेफ़ है मुल्तान पोलियो से, हम इसको कितना बचाने में कामयाब हो चुके हैं? मुल्तान काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन के लिहाज से, पोलियो के लिहाज से काफ़ी हद तक बेहतर है और सेफ़ है। ठीक है। ये देखें, लास्ट 2021 में हमारा सैंपल जो ड्रेनेज सैंपल है वो पॉजिटिव आया था। ठीक है 2021 में। उसके बाद लगातार हमारी कंटिन्यूसली कंपेन्स हुई, कंटिन्यूसली विद इन 2 मंथ्स हमारी कंपेन। 2022 में हमारी कंपेन्स हुई, 3-4 कंपेन्स हुई। तो उसकी वजह से, और जो हमारी जो इसके साथ साथ इस पोलियो कैंपेन्स के अलावा जो हमारा जो मेन रोल है, जो हमारी जो EPA की वैक्सीनेशन है, जो बाय बर्थ से लेकर 20 से 23 मंथ्स तक बच्चों को हमने वैक्सीनेट करना है। ठीक है। उसमें पोलियो भी है, उसमें डिफरेंट 12 बीमारियों की वैक्सीनेशन भी है, और वो पोलियो चल रहा है उनका ओरल पोलियो के साथ साथ उनके इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन हैं। ठीक है। मैं इसके साथ ओरल पोलियो के साथ इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन को भी काफ़ी रोल अदा करती है वो, क्योंकि वो उसके 6 वीक्स पे हम बच्चे को दे रहे हैं, 10 वीक्स पे दे रहे हैं, 14 वीक्स पे दे रहे हैं, ऐसे ही है। ठीक है। हम उसको साथ साथ वैक्सीनेशन हम बच्चे की कवर कर रहे हैं 9 मंथ्स के ऊपर, फिर 12 मंथ्स के, 15 मंथ्स पे, 23 मंथ्स तक ये सारी वैक्सीनेशन कवरेज जा रही है। और ये एंड रिजल्ट ये है कि बच्चों को हम उसको काफ़ी 12 मौलिक बीमारियों से हम उनको बचा रहे हैं। ठीक हो गया सर, एक अहम क्वेश्चन के 5 साल तक बच्चों को पोलियो के खतरे, उसके बाद सेफ है बच्चा? उसके बाद जो चांसेस जो है पोलियो वायरस के, वो 70 to 80% तक वो बच्चा सेफ है। अच्छा। 70 to 80% तक वो बच्चा सेफ है। आज तक अब रिसर्च आ रही है कि जो जब से हमारी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन स्टार्ट हुई है, अब वो क्रॉस कर रहा है मोर देन 90% कि वो बच्चा बिल्कुल ऑलमोस्ट सेफ है, कि उसको इन फ्यूचर ये है कि पोलियो वायरस का नहीं अटैक होगा। ठीक हो गया। खालिद साहब, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए या पोलियो के हवाले से? उसमें अवेयरनेस की ही बात होगी कि पेरेंट्स जो हैं, राइट, वो ज़्यादा कुशादा जहन से सोचें, राइट, ठीक है ना, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें। वालिदैन से ज़्यादा प्यार कौन करता है बच्चों से? और पोलियो ज़्यादा जो बच्चे होते हैं, राइट, ठीक है ना, सारी ज़िंदगी की माजूरी होती है। तो अपने जहन से जो भी उनकी मिसकंसेप्शंस उनको निकालें, ठीक है, और ये टीम्स जाती हैं उनके साथ, हेल्थ वर्कर के साथ ताउन करें, और अपने बच्चों को जो है ना, उनके फ्यूचर को, मुस्तकबिल को जो है वो बिल्कुल सेव करें। ठीक हो गया। दिल साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं रिगार्डिंग पोलियो और अपनी रूटीन वैक्सीनेशन के लिहाज से मैसेज देना चाहूँगा कि 2 ड्रॉप्स बच्चों को लाजमी पिलवाएं, और जब भी हमारी कंपेन लॉन्च होती है तो आप हमारे जो फील्ड स्टाफ है उनके साथ काइंडली कोऑपरेट किया करें। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, बिल्कुल, और आज के बच्चे कल के हमारा ये फ्यूचर बनेंगे इनमें से। तो अगर आज बच्चे अपनी डिजीज़ के खिलाफ इम्यूनिटी होगी, स्ट्रॉन्ग होंगे,
तो हेल्दी होंगे तो ही आगे हेल्दी हमारा फ्यूचर डेवलप कर सकेंगे। तो मेरा ये एक मैसेज है कि आप काइंडली कोऑपरेट करें और बच्चों को ज़रूर वैक्सीनेट करें। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। जी तो नाज़रीन, मेरी भी आपसे गुजारिश है कि जब पोलियो के ड्रॉप्स आपके डोर स्टेप पे आते हैं, प्लीज़ उनके साथ कोऑपरेट करें। मैंने खुद देखा है लोगों को कि वो इनको अवॉइड कर रहे होते हैं। अगर आपने रिफ्यूज़ कर दिया, उनके डॉक्टर्स आ रहे होते हैं, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, आपको समझा रहे होते हैं, आपको डिटेल दे रहे होते हैं। ये आपके बच्चों का फ्यूचर है, वो आपके बच्चों के लिए आए हुए हैं। तो आपके बच्चे के आपको प्यारे नहीं है, अपने बच्चों को पोलियो के 2 ड्रॉप्स ज़रूर पिलाएं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।